नमस्कार। हनुमानगढ़ राजस्थान से मैं आनंद जैन आप सभी का श्रीदेवी क्लासेज यूट्यूब चैनल पर हमारे नए विषय परियोजना प्रबंधन की इस लर्निंग क्लास में जुड़ने पर स्वागत करता हूं। आज के इस लर्निंग वीडियो में हम सभी तरह के प्रोजेक्ट्स के क्लासिफिकेशन, परियोजनाओं के वर्गीकरण के बारे में समझेंगे और जानेंगे सामरिक प्रकृति के प्रोजेक्ट्स, परिचालन प्रोजेक्ट और अनुपालन प्रकार की परियोजनाओं से किस प्रकार अलग हैं। हम ये भी समझेंगे प्रोजेक्ट्स पारंपरिक प्रकार के और इनोवेटिव अभिनव प्रकार के भी होते हैं। प्रोजेक्ट के परिणामों, उत्पादों को अगर गिना जा सके तो वो मात्रात्मक, अन्यथा गैर मात्रात्मक प्रकार के भी प्रोजेक्ट होते हैं। प्रोजेक्ट मालिकाना हक के अनुसार सार्वजनिक या निजी हो सकते हैं। प्रोजेक्ट के समापन काल अवधि के अनुसार दीर्घ अवधि या लघु अवधि जैसे प्रोजेक्ट हो सकते हैं। लागत के हिसाब से अधिक या कम लागत के प्रोजेक्ट हो सकते हैं। जोखिम के आधार पे हाई रिस्क या लो रिस्क के प्रोजेक्ट हो सकते हैं। तो समझते हैं प्रोजेक्ट्स के सभी प्रकार के वर्गीकरण के बारे में। शुरू करते हैं। हालांकि परियोजनाओं का कोई मानक रूप से वर्गीकरण व्यवस्था नहीं है, कोई तयशुदा निर्धारित क्रम नहीं है जिसमें हम परियोजनाओं को अलग अलग वर्गों में बांट सकते हैं। लेकिन हम परियोजनाओं को व्यापक रूप से सामरिक, स्ट्रेटेजिक प्रकार के, ऑपरेशनल परिचालन प्रकार के या कंप्लायंस प्रकृति के भी प्रोजेक्ट कह सकते हैं। परियोजनाएं पारंपरिक प्रकार की या इनोवेटिव अभिनव प्रकार की हो सकती हैं। उनके उत्पाद या परिणामों को गिना जाए या नहीं गिना जाए, ऐसी स्थितियां हो तो उन्हें मात्रात्मक या गैर मात्रात्मक प्रकार के प्रोजेक्ट कहा जा सकता है। स्वामित्व के आधार पे अगर सरकारी कार्यक्रम है तो वो एक सार्वजनिक प्रोजेक्ट हो जाएगा और हमारे लिए निजी परियोजनाएं भी हो सकती हैं। एक बहुत महत्वपूर्ण परियोजनाओं का वर्गीकरण परियोजना के लक्ष्य के अनुसार होता है। प्रोजेक्ट औद्योगिक या व्यवसायिक प्रकृति के हो सकते हैं जिन्हें लाभांश प्राप्त करने हैं। वहीं कुछ परियोजनाएं विकासात्मक हो सकती हैं। सामाजिक उद्देश्यों की परियोजनाएं हो सकती हैं जिसमें आर्थिक लाभ की बजाय एक बड़े समय काल में आमूलचूल व्यवस्थागत परिवर्तन की सोच होती हैं। हम परियोजनाओं को उनकी कार्य अवधि के अनुसार या लागत या जोखिम के अनुसार भी वर्गीकृत कर सकते हैं। किसी परियोजनाओं का संचालन किस तरह से किया जाता है उसके अनुसार भी एक वर्गीकरण होता है। सबसे पहले हम जानते हैं कि जो 3 व्यापक श्रेणियां हैं हमारी परियोजनाओं की, स्ट्रेटेजिक, ऑपरेशनल और कंप्लायंस, सामरिक प्रकार की, परिचालन प्रकार की और अनुपालन प्रकार की परियोजनाएं, वो क्या हैं। सामरिक परियोजनाएं काफी सोच समझकर किसी दूरगामी लक्ष्य की प्राप्ति के लिए बनाई जाती हैं। इन परियोजनाओं में कुछ नए प्रकार का बिल्कुल इनोवेटिव अभिनव प्रकृति के कार्य करना शामिल होता है। कोई संस्थान एक नया उत्पाद बना सकती है, नई प्रकार की सेवाएं शुरू कर सकती हैं, कुछ नए विक्रय केंद्र बनाए जा सकते हैं, कुछ शाखाओं में परिवर्तन किया जा सकता है, कोई प्रभाग डिपार्टमेंट्स बनाए जा सकते हैं और कोई नया कारखाना भी शुरू किया जा सकता है। ये सभी रणनीतिक परियोजनाएं हो सकती हैं और ये किसी संस्थान में सभी तरह की बाधाओं को दूर करके तेजी से उसके प्रतिस्पर्धियों की तुलना में रणनीतिक रूप से बेहतर लाभ की स्थितियां पहुंचा सकती है। ऑपरेशनल प्रोजेक्ट्स परिचालन प्रकार की परियोजनाएं जो वर्तमान में कार्यक्रम चल रहे हैं उन्हीं में किसी सुधार के कार्यों को करती है। इस तरह की परिचालन परियोजनाएं किसी व्यवस्था में आमूलचूल परिवर्तन नहीं करती है जैसा कि सामरिक प्रकार की परियोजनाएं करती हैं, लेकिन निश्चित रूप से परिचालन परियोजनाओं के सफल क्रियान्वयन से उत्पाद की लागतें कम हो सकती हैं, काम की कुशलता में काफी वृद्धि हो सकती है और उत्पाद और परिणामों की गुणवत्ता में भी काफी वृद्धि हो सकती है। सभी संस्थान इस प्रकार की परिचालन परियोजनाओं पर निरंतर काम करते रहते हैं। अनेक बार किसी गतिविधि के संचालन के दौरान जो सरकारी कायदे कानून हैं, विनियम हैं, रेगुलेशंस हैं, उद्योगों को संचालन करने के मापदंड हैं या किसी उत्पाद या सेवा जिस क्षेत्र में संस्थान काम कर रहा है उनके गुणवत्ता पैमानों में परिवर्तन हो सकता है और अगर हम उनकी अनुपालना नहीं करते हैं तो संस्थान के बंद होने की स्थितियां आ सकती हैं। तो ऐसी स्थितियों से बचने के लिए सही तरीके से नियम, कायदे, मापदंडों के अनुसार काम करने के लिए, उनकी अनुपालना करने के लिए जो विशेष प्रकार के प्रोजेक्ट संचालित किए जाते हैं उन्हें हम कंप्लायंस प्रोजेक्ट या अनुपालन प्रकार के प्रोजेक्ट्स कहते हैं। सभी परियोजनाओं का सबसे महत्वपूर्ण वर्गीकरण उनके उद्देश्य के आधार पर है। परीक्षाओं की दृष्टि से भी ये वर्गीकरण महत्वपूर्ण है। इन्हें परीक्षाओं में अक्सर पूछा जाता है और ये उद्देश्य के अनुसार परियोजनाओं के 2 रूप, वाणिज्यिक कॉमर्शियल या औद्योगिक इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट्स हो सकते हैं और दूसरा डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स हो सकते हैं, विकासात्मक प्रोजेक्ट हो सकते हैं जिन्हें हम
हम सामाजिक परियोजनाएं, सोशल प्रोजेक्ट्स भी कहते हैं। पहले वाणिज्यिक परियोजनाएं, जिन्हें औद्योगिक परियोजनाओं के रूप में भी जाना जाता है, उन्हें समझते हैं। ये वाणिज्य या औद्योगिक परियोजनाएं जो ग्राहकों की बढ़ती जरूरतें हैं उन्हें पूरा करने का काम करती हैं। ये बाजार में जो मांग है उसके अनुरूप सामान या सेवाएं प्रदान करने के लिए, और साथ ही साथ जो ऐसी परियोजनाओं के निवेशक हैं जिनके धन से इनका संचालन होता है और जो हितधारक हैं, स्टेक होल्डर्स हैं, उन्हें व्यावसायिक लाभांश देने के लिए, आकर्षक रिटर्न्स के लिए शुरू की जाती हैं। एक उदाहरण टोल के साथ संचालित होने वाले परिवहन मार्ग हैं, और ऐसी टोल सड़कें BOLT, बिल्ट ऑन लीज ट्रांसफर तरकीब से संचालित की जाती है, जिसमें कोई निवेशक अपने अंशदान से सड़क का निर्माण करता है। निर्माण के पश्चात एक निर्धारित लीज समय के लिए उस सड़क का अपने लाभांश प्राप्त करने के लिए इस्तेमाल करता है, और जब उसे अपना अंश प्राप्त हो जाता है तो वो एक तयशुदा कार्यक्रम के अनुसार ऐसे सड़क परिवहन मार्ग सरकार को हस्तांतरण कर देता है। इंडस्ट्रियल और कॉमर्शियल प्रोजेक्ट्स को, जो वाणिज्य या औद्योगिक परियोजनाएं हैं, उन्हें हम दो श्रेणियों में बांट सकते हैं। कुछ प्रोजेक्ट्स मांग आधारित होते हैं और कुछ अन्य प्रोजेक्ट संसाधन, रिसोर्सेज या सप्लाई पर आधारित होते हैं। जो मांग आधारित परियोजनाएं होती हैं वो बाजार की जो वास्तविक जरूरतें हैं या जो ग्राहक हैं उनमें जो छुपी हुई इच्छाएं हैं उन्हें पूरा करने के लिए बनाया जाता है। जो विशाल फर्टिलाइजर प्लांट्स हैं, उर्वरक बनाने के कारखाने हैं, फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स हैं, बुनियादी ढांचा चाहे परिवहन हो, संचार हो, शक्ति तंत्र हो, वो सभी इस तरह की कॉमर्शियल प्रोजेक्ट्स हो सकते हैं जो मांग के अनुसार बनाए जा रहे हैं। रिसोर्सेज और सप्लाई बेस्ड प्रोजेक्ट अर्थात संसाधन या आपूर्ति पर आधारित परियोजनाएं वो है जो परियोजना स्थल के नजदीकी भूमि में उपलब्ध सुविधाएं, जल, कृषि संपदा, जो उपज है सराउंडिंग्स की, जो कच्चा माल हमें उपलब्ध हो रहा है, खनिज संपदा है, या फिर कार्यकुशल मानव संसाधन उपलब्ध हैं, उनका अपने योजना के ढांचे में लाभ उठाती है। जैसे जहां खाद्य उत्पादन अधिक है वहां खाद्य परिष्करण इकाइयां, फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स बनाई जा सकती है। जैसे हिमाचल या कश्मीर में सेब का उत्पादन अधिक है तो उन इलाकों में सेब के रस को एक पेय पदार्थ के रूप में बोटलिंग करके दूर तक भी विपणन और परिवहन की सुचारू व्यवस्था करके विक्रय किया जा सकता है। इसी तरह के संसाधन या रिसोर्सेज बेस्ड प्रोजेक्ट्स में धातु कर्म के उद्योग हो सकते हैं, सिरेमिक उद्योग हो सकते हैं, सीमेंट इकाइयां हो सकती हैं, तेल की रिफाइनरी भी हो सकती हैं। वो परियोजनाएं जो सफल अनुसंधान और उससे उत्पन्न विकास पर आधारित होती हैं उन्हें भी हम सप्लाई बेस्ड, आपूर्ति आधारित परियोजनाएं मान सकते हैं। जो कुशल मानव संसाधन है उनकी उपलब्धता पर IT क्षेत्र की परियोजनाएं हो सकती हैं, औद्योगिक अनुसंधान कार्य हो सकते हैं, जैव सेवाएं हो सकती हैं। व्यवसायिक या औद्योगिक परियोजनाओं में मूल उद्देश्य व्यवसायिक लाभ प्राप्त करना है। वहीं जो विकासात्मक परियोजनाएं हैं या सामाजिक परियोजनाएं हैं, सोशल या डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स हैं, वो लोगों के इंटीग्रेटेड इकोनॉमिक डेवलपमेंट, समग्र आर्थिक विकास या बेहतर सामाजिक कल्याण को बढ़ावा देने के लिए चलाए जाते हैं। ये परियोजनाएं आमतौर पर बड़े पैमाने पे जहां इन्हें संचालित किया जाता है वहां आर्थिक विकास और सामाजिक विकास के लिए उत्प्रेरक कैटलिस्ट का कार्य करती हैं, और इनके आयोजन के बाद इलाके में आर्थिक और सामाजिक विकास देखे जाते हैं और इनका व्यापक प्रभाव समाज और देश पर उत्पन्न होता है। इन परियोजनाओं को सरकारें स्वयं संचालित कर सकती हैं या कुछ ऐसे सेवा उन्मुख गैर सरकारी संगठन हो सकते हैं, NGOs हो सकते हैं, जो इन परियोजनाओं को शुरू करके संचालन करते हैं और अंतिम परिणाम प्राप्त करते हैं। ऐसी विकास परियोजनाओं में हम बृहत जो सिंचाई की योजनाएं हैं, बड़े पैमाने पे जो इरिगेशन प्रोजेक्ट्स हैं, कृषि की व्यवस्थाएं बनाने वाली योजनाएं हैं, स्वास्थ्य सेवाएं हैं, बुनियादी ढांचे की योजनाएं हो सकती हैं, शिक्षा के कार्य हो सकते हैं। विश्व भर में जो पोलियो उन्मूलन की परियोजना का संचालन किया गया और पूरे संसार ने रणनीतिक रूप से काम करते हुए बिना किसी तत्काल आर्थिक लाभांश के पूरे जगत में से पोलियो को खत्म करने का कार्य किया। सामाजिक कल्याण की योजनाओं में प्रौढ़ की साक्षरता की योजनाएं हैं, इलिटरेसी रिमूवल प्रोजेक्ट्स हैं, हेल्थ फॉर ऑल है, राइट टू एजुकेशन है, इन्हें भी हम गिन सकते हैं। दोनों औद्योगिक व्यावसायिक योजनाएं और विकासात्मक सामाजिक परियोजनाओं में निवेश की मात्रा और योजना की अवधि कंपेरेबल, तुलनीय हो सकती है, लेकिन इन दोनों में निश्चित रूप से कुछ आवश्यक अंतर हैं जिन्हें हम समझ सकते हैं। अगर हम परियोजना का पैमाना आकार देखें तो एक औद्योगिक परियोजना सीमित दायरे में काम करती है, वहीं एक सामाजिक विकासात्मक परियोजना का पैमाना काफी विशाल हो सकता है, वो बड़े स्तर पर इस तरह के कार्य कर सकती है। दोनों प्रकार की
की योजनाओं के प्रमोटर प्रवर्तक अलग अलग हो सकते हैं। औद्योगिक परियोजनाओं को उद्यमी या कॉरपोरेट जगत संचालित करता है, वहीं विकासात्मक योजनाओं को सरकारों को स्वयं संचालित करना पड़ता है। सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियां ऐसे डेवलपमेंटल या सोशल प्रोजेक्ट कर सकती हैं। कुछ एनजीओ गैर सरकारी संगठन भी इन योजनाओं को संचालित करते हैं। अगर दोनों प्रकार की योजना की रिटर्न्स को देखें, लाभप्रदता को देखें, तो विकासात्मक परियोजनाओं में तो लाभप्रदता शुरू में मामूली ही दिखेगी और इनकी गणनाओं को हम इकोनॉमिक रेट ऑफ रिटर्न, आर्थिक वापसी की जो दर होती है, उसके आधार पर मानते हैं, जो काफी बड़े समय के बाद कुल आर्थिक लाभ अप्रत्यक्ष रूप से योजना के लागत से ज्यादा प्रदान कर देगी। वहीं जो औद्योगिक परियोजनाएं हैं उनमें लाभप्रदता उच्च होनी चाहिए और वो इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न पर आधारित है। हमने जो पैसा लगाया है उस पे वापसी सुनिश्चित होनी चाहिए। ऐसी स्थितियों में ही औद्योगिक परियोजनाओं का आयोजन किया जाता है। अगर दोनों के वित्तीय स्रोत देखें और वित्त की स्थितियां देखें तो औद्योगिक परियोजनाओं को जो शेयर बाजार है या घरेलू वित्तीय संस्थान है, बैंक्स वगैरह हैं, उनसे वित्त की पोषण होती है। वहीं विकासात्मक परियोजनाओं को सरकार अपनी धनराशि से या कुछ अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जैसे विश्व बैंक, IMF, एशियन डेवलपमेंट बैंक इत्यादि, उनसे वित्त पोषण प्राप्त होता है। अब वित्त देने पर कितना ऋण होगा और कितने रिसोर्सेज की हिस्सेदारी होगी, वो मापदंड औद्योगिक परियोजनाओं के लिए काफी कठोर है और बिना फिजिकल रिसोर्सेज के इन व्यवस्थाओं में लोन ऋण प्राप्त होना मुश्किल है। वहीं विकासात्मक परियोजनाओं में बहुत अधिक ऋण इक्विटी मापदंड रखे जाते हैं और इन्हें ऐसे संस्थानों द्वारा सहज रूप से ऋण प्राप्त हो जाता है। ऋण की अगर ब्याज दरें देखें तो औद्योगिक परियोजनाओं पर जो कॉमर्शियल मार्केट रेट है, बाजार की दरें हैं, वही लागू होंगी। वहीं विकासात्मक परियोजनाओं को बहुत सस्ती ब्याज दर पे भी वित्त पोषण हो जाता है। औद्योगिक परियोजनाओं को अपनी मूल ऋण राशि को 7 से 10 साल के बीच में आमतौर पे वापस करना होता है। वहीं विकासात्मक परियोजनाओं में सरकार या सार्वजनिक क्षेत्र को जो लोन मिलता है वो काफी लंबे समय के बाद वापस करना होता है और ऐसी ऋण चुकती अवधि 25 वर्ष या इससे भी ज्यादा हो सकती है। वित्तीय संस्थानों की परिभाषा के अनुसार परियोजनाओं को, जो पहले हमने इंडस्ट्रियल या डेवलपमेंट कहा, उन्हें लाभ उन्मुख परियोजना कहा जा सकता है, प्रॉफिट ओरिएंटेड प्रोजेक्ट्स। वहीं जो डेवलपमेंट या सोशल प्रोजेक्ट्स थे उन्हें हम सेवा उन्मुख, सर्विस ओरिएंटेड प्रोजेक्ट्स कह सकते हैं। जो प्रॉफिट ओरिएंटेड प्रोजेक्ट्स हैं, लाभ उन्मुख परियोजनाएं हैं, उन्हें हम अवसर के अनुसार नई परियोजनाएं कह सकते हैं या फिर किसी पूर्व स्थापित योजना में विस्तार या विकास की परियोजना हो सकती है। किसी योजना के आधुनिकीकरण या उसमें प्रौद्योगिकी टेक्नोलॉजी का विस्तार करने की भी परियोजनाएं हो सकती हैं। किसी चलती हुई परियोजना में विविधीकरण करने का भी काम हो सकता है। तो ये लाभ उन्मुख परियोजनाओं के कई रूप हो सकते हैं। नई बनाना, एग्जिस्टिंग में विस्तार या विकास करना, आधुनिकीकरण करना, प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल करना या विविधीकरण करना। वहीं जो सेवा उन्मुख परियोजनाएं हैं उन्हें भी हम कल्याणकारी परियोजनाएं कह सकते हैं, जो वेलफेयर प्रोजेक्ट्स हैं, या कुछ सर्विस प्रोजेक्ट्स हो सकते हैं, सेवा परियोजना हो सकती हैं। रिसर्च और डेवलपमेंट की परियोजनाओं को भी हम सेवा उन्मुख परियोजनाओं में मान सकते हैं और सभी प्रकार की शैक्षिक परियोजनाएं भी सेवा उन्मुख परियोजनाएं कही जा सकती है। किसी परियोजना में उत्पादन जो होता है, उस उत्पादन की प्रकृति के आधार पर भी परियोजनाओं को अगर वो गिनी जा सकती है तो मात्रात्मक, और अगर उनका उत्पाद का गिनना मुश्किल है तो गैर मात्रात्मक परियोजना कहा जाता है। मात्रात्मक परियोजनाओं में जो परियोजना में लाभ या लक्ष्य होते हैं वो मापन के लिए उपलब्ध होते हैं। इन्हें सहजता से मापन किया जा सकता है। परिणामों की मात्रात्मक अभिव्यक्ति संभव है। सभी प्रकार की जो औद्योगिक विकास की परियोजनाएं हैं, विद्युत उत्पादन है, खनिज कार्य हैं, उनसे संबंधित परियोजनाएं इसी श्रेणी में मात्रात्मक परियोजनाएं कहलाती हैं। वहीं गैर मात्रात्मक परियोजनाओं में परियोजना के लाभ या लक्ष्यों को मात्रात्मक रूप से अभिव्यक्त करना हमेशा संभव नहीं है। वस्तुतः इन गैर मात्रात्मक परियोजनाओं में जो लाभ या लक्ष्य होते हैं वो दीर्घ काल में जिन लाभार्थियों के बारे में हमने परियोजना बनाई है उनमें देखने को मिलते हैं। स्वास्थ्य संबंधी सेवाओं के प्रोजेक्ट हैं, शिक्षा, रक्षा या पर्यावरण से संबंधित परियोजनाएं हैं, उन सभी को हम गैर मात्रात्मक परियोजनाएं कह सकते हैं। परियोजनाओं को उनके कार्य क्षेत्र, सेक्टर ऑफ ऑपरेशन के आधार पर भी वर्गीकृत किया जा सकता है। कुछ परियोजनाओं को हम कृषि और उनसे जुड़ी हुई परियोजनाएं कहते हैं। जो एग्रीकल्चर और एलाइड इंडस्ट्रीज होती हैं उनमें सिंचाई का कार्य हो सकता है, कुएं खोदने के काम हो सकते हैं,
प्राकृतिक तौर पे खेती किसानी की परियोजनाओं को प्रोत्साहन करने के प्रोजेक्ट भी कृषि प्रोजेक्ट कहलाएंगे। मृदा में उर्वरता उन्नयन की परियोजनाएं भी इसी तरह के प्रोजेक्ट्स हो सकते हैं। वहीं जो उद्योग धंधों से संबंधित योजनाएं होती हैं उन्हें हम औद्योगिक परियोजनाएं कहते हैं। इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट में सीमेंट इंडस्ट्री, स्टील, टेक्सटाइल और कपड़ा उद्योग हो सकता है। रसायन, रंग और उर्वरक उद्योग भी औद्योगिक परियोजनाएं कहलाई जा सकती है। इन परियोजनाओं में विनिर्माण क्षेत्र हो सकते हैं, प्रौद्योगिकी का हस्तांतरण हो सकता है, किसी औद्योगिक कार्य में विपणन के कार्य भी। औद्योगिक परियोजनाओं में हम मार्केटिंग, विपणन की भी परियोजनाएं मार्केटिंग सेक्टर की मान सकते हैं। इसी तरह से फाइनेंस में आईपीओ जैसे जो पूंजी निर्गम परियोजनाएं हैं वो भी औद्योगिक परियोजनाएं कहलाई जा सकती है। कुछ परियोजनाओं का कार्य क्षेत्र सर्विस सेवा क्षेत्र है, इन्हें हम सेवा परियोजनाएं कहते हैं, जो शिक्षा, पर्यटन, स्वास्थ्य या सार्वजनिक उपयोगिता जैसे क्षेत्रों से संबंधित हैं। सेवा परियोजनाओं के उदाहरण हो सकते हैं एडल्ट लिटरेसी की, वयस्कों में साक्षरता की परियोजना हो सकती है, चिकित्सा के शिविर हो सकते हैं, पर्यटन के उत्सव हो सकते हैं। ये सभी सेवा परियोजनाएं कहलाई जा सकती हैं। इसी तरह से कुछ अन्य क्षेत्रों की भी परियोजना हो सकती है, जैसे इलेक्ट्रिक पावर सेक्टर के प्रोजेक्ट हो सकते हैं, खनन क्षेत्र की परियोजनाएं हो सकती हैं। परिवहन और संचार भी एक बहुत बड़ा कार्य क्षेत्र है और इसमें भी बहुत सारी परियोजनाएं परिवहन सेक्टर की या कम्युनिकेशन सेक्टर की हो सकती हैं। और इन दिनों तो सूचना प्रौद्योगिकी का ज़माना है, तो कुछ प्रोजेक्ट सूचना प्रौद्योगिकी के, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के भी हो सकते हैं। स्वामित्व के भी आधार पे, ओनरशिप के अनुसार भी परियोजनाओं का वर्गीकरण किया जा सकता है। सार्वजनिक क्षेत्र की परियोजनाएं वो परियोजनाएं हैं जो सरकार या सार्वजनिक उपक्रमों द्वारा स्थापित की जाती हैं, जैसे सड़क और हाईवेज का निर्माण हो गया, उन पर पुलों का निर्माण हो गया, किसी बड़े क्षेत्र में सिंचाई प्रणाली का विकास हो गया, जल की आपूर्ति के कार्यक्रम हो गए, स्वच्छता अभियान हो गया, प्रौढ़ शिक्षा के अभियान हो गए। इन सभी को हम सार्वजनिक परियोजनाएं कह सकते हैं। जो परियोजनाएं निजी उद्यमियों द्वारा चलाई जाती हैं उन्हें हम निजी परियोजनाएं कह सकते हैं। कोई बिल्डर अगर भवन या संस्थान का निर्माण कर रहा है, आईटी कंपनियां जो सॉफ्टवेयर के विकास करते हैं, कोई पारिवारिक रूप से विवाह या अन्य समारोह का आयोजन होता है, उन्हें हम निजी परियोजनाएं कह सकते हैं। कुछ ऐसी परियोजनाएं भी हो सकती हैं जिसमें निजी क्षेत्र सार्वजनिक योगदान के साथ दोनों सार्वजनिक और निजी भागीदारी में परियोजनाओं का संचालन होता है। जैसे श्रीदेवी महिला पॉलिटेक्निक एक सार्वजनिक निजी भागीदारी प्रकार का शिक्षण संस्थान है, जिसमें राज्य सरकार ने निःशुल्क भूमि और भवन निर्माण में सहयोग दिया और एक निजी संस्थान ने सभी व्यवस्थाओं का निर्माण करके इस शिक्षण संस्थान का संचालन किया। तो ऐसे जो प्रोजेक्ट हैं वो पीपीपी प्रोजेक्ट, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप प्रोजेक्ट कहलाते हैं। इन दिनों विद्युत ऊर्जा उत्पादन के कार्य, शिक्षण कार्य हुए, शहरों में कचरा संग्रह करने के कार्यक्रम हुए, स्वास्थ्य सेवाएं हुई, इन सभी में पीपीपी मोड देखा जा रहा है। परियोजनाओं में निवेश के स्तर पे पूंजी की लागत के हिसाब से भी एक वर्गीकरण किया जाता है। जो बड़े पैमाने की लार्ज स्केल परियोजनाएं हैं उनमें भारी निवेश और बड़ा दायरा शामिल होता है। अक्सर इन परियोजनाओं को काफ़ी बड़े स्तर पर अच्छे समय में पूरा किया जाता है, जैसे विशाल संरचनागत जो ढांचागत विनिर्माण प्रोजेक्ट्स हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स हैं, रियल एस्टेट डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट्स हैं, अचल संपत्ति विकास की परियोजनाएं हैं, सड़क गलियारों का निर्माण है, रोड कॉरिडोर्स के प्रोजेक्ट्स हैं। कुछ साइंटिफिक प्रोजेक्ट्स भी बड़े पैमाने की परियोजना हो सकती है, जैसे इसरो या नासा की उपग्रहों को भेजने की परियोजनाएं हैं, उन्हें हम बड़े पैमाने की परियोजना कह सकते हैं। कुछ सामाजिक योजनाएं भी बड़े पैमाने की योजना हो सकती है, जैसे भारत में जो विशिष्ट पहचान संख्या का परियोजना है, आधार परियोजना, वो भी एक बड़े पैमाने की परियोजना है। कोविड के वैक्सीनेशन प्रोजेक्ट को भी बड़े पैमाने की परियोजना कहा जा सकता है। जो मध्यम स्तर की परियोजनाएं हैं उनमें बीच के लेवल का निवेश है और अक्सर ये प्रौद्योगिकी उन्मुख होती हैं, टेक्नोलॉजी सेंटर्ड होती हैं। आधुनिक कंप्यूटर विज्ञान और सूचना प्रौद्योगिकी की परियोजनाएं हैं वो मीडियम साइज की प्रोजेक्ट कहे जा सकती हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन के प्रोजेक्ट्स भी इसी तरह के प्रोजेक्ट्स हो सकते हैं। जो लघु परियोजनाएं होती हैं उनमें छोटा निवेश, छोटा दायरा
और कम कार्य अवधि होती है। सभी बड़े पैमाने की या मध्यम स्तर की परियोजनाओं को हम पूंजी प्रधान या श्रम प्रधान योजनाओं के रूप में भी वर्गीकृत कर सकते हैं। यदि लगाई गई पूंजी का अधिकांश अंश संयंत्र और मशीनरी पर हो तो ऐसी परियोजनाओं को हम पूंजी प्रधान परियोजना कहेंगे। वहीं अगर निवेश का भारी मात्रा मानव संसाधन पर हो तो ऐसी योजनाओं को हम श्रम प्रधान परियोजनाएं कहेंगे। परियोजनाओं को उनकी प्रकृति के अनुसार परंपरागत, कन्वेंशनल और अभिनव इनोवेटिव परियोजनाओं के रूप में भी वर्गीकृत कर सकते हैं। जो सामान्य सरल परियोजनाएं हैं जो किसी नवीन विचार या आधुनिक प्रौद्योगिकी या परिष्कृत कार्य प्रणाली पर आधारित नहीं है, जो सामान्य तरीके से संचालित हो सकती हैं, उन्हें हम परंपरागत परियोजनाएं कहते हैं। जो हमारी पारंपरिक सिंचाई या कृषि के कार्य हैं, सड़क निर्माण है, चिकित्सा शिविर है, शिक्षा की योजनाएं हैं या ग्रामीण विकास के कार्यक्रम हैं, ये सभी परंपरागत परियोजनाएं कही जा सकती है। वहीं इनोवेटिव परियोजनाओं में हम नई और उन्नत प्रौद्योगिकी का उपयोग करते हैं। इसमें नवीन विचार होते हैं, उच्च स्तर का शोध और अनुसंधान शामिल होता है। परिष्कृत तरीकों से हम नए उत्पाद या सेवाओं का विकास जिन योजनाओं में करते हैं उन्हें हम इनोवेटिव प्रोजेक्ट्स या अभिनव परियोजनाएं कहते हैं। इन दिनों आईटी सेक्टर में बहुत सारे स्टार्टअप्स अभिनव प्रकार की परियोजनाएं हैं। परियोजनाओं की समय अवधि के अनुसार हम उन्हें दीर्घकालीन, मध्यम अवधि, लघु अवधि या अत्यंत अल्प अवधि की परियोजनाएं कह सकते हैं। जिन परियोजनाओं को पूरा होने में बहुत अधिक समय लगता है उन्हें हम दीर्घकालीन परियोजनाएं कहते हैं। बड़े स्कोप की इन परियोजनाओं में, जिनका दायरा काफ़ी बड़ा है, उद्देश्य को पूरा करने के लिए ये परियोजनाएं कई वर्षों तक चल सकती हैं। जैसे पोलियो या फाइलेरिया आदि रोगों का जो उन्मूलन विश्व भर में किया गया, वो इसी तरह की एक दीर्घकालीन परियोजना थी। वहीं जो मध्यम अवधि की परियोजनाएं हैं उन्हें 3 से 5 वर्ष की अवधि में पूरा किया जा सकता है। अधिकांश सिंचाई की, बिजली उत्पादन की, इंडस्ट्री में मॉडर्नाइजेशन की जो प्रोजेक्ट्स होती हैं, कंप्यूटरीकरण का जो कार्य है, वो इसी तरह की मध्यम अवधि की परियोजनाएं कही जा सकती हैं। जिन परियोजनाओं को हम 1 वर्ष के भीतर ही निष्पादित कर लेते हैं, पूरा कर लेते हैं, उन्हें हम लघु अवधि की परियोजनाएं कह सकते हैं। जैसे किसी तालाब विशेष की सफाई की परियोजना हो गई, किसी इलाके में स्वास्थ्य शिविरों का आयोजनों का कार्यक्रम हो गया है, एक छोटी कंपनी के द्वारा सॉफ्टवेयर का डेवलपमेंट कार्य हो गया है, इन्हें हम लघु अवधि की परियोजनाएं कह सकते हैं। कुछ ऐसी परियोजनाएं भी हो सकती हैं जो बहुत ही कम अवधि में, जैसे 1 दिन में ही पूरी हो जाती हैं। जैसे किसी नए उत्पाद को लॉन्च करने का कार्य हुआ, किसी मार्केटिंग टीम की मीटिंग का कार्यक्रम हुआ, या पारिवारिक, धार्मिक या सामाजिक उत्सव के आयोजन के कार्य हुए, इन्हें हम बहुत कम समय में भी पूरा कर सकते हैं। परियोजनाओं को प्रबंधन के कार्यात्मक क्षेत्र के आधार पर भी, फंक्शनल एरिया के आधार पर भी वर्गीकृत किया जा सकता है। जो विपणन की परियोजनाएं होती हैं उन्हें कंपनी का मार्केटिंग डिपार्टमेंट, विपणन डिपार्टमेंट संचालित करेगा। ये किसी संगठन के उत्पाद या सेवाओं के विपणन से संबंधित हो सकती है। जो विपणन के रोड शो हुए, मार्केटिंग टीम की मीटिंग्स हुई, इन सब को हम विपणन परियोजनाएं कह सकते हैं। वित्तीय परियोजनाओं को कंपनी का वित्त विभाग पूरा करेगा और कंपनियों के लिए वित्त जुटाना या पूंजी संरचना के पुनर्गठन के लिए जो परियोजनाएं की जाती हैं, आईपीओ प्रोजेक्ट्स हैं, शेयर के विभाजन की परियोजनाएं हैं, उन्हें हम वित्तीय परियोजनाएं कह सकते हैं। जो किसी संगठन का मानव संसाधन विभाग योजनाओं को संचालित करेगा उन्हें मानव संसाधन परियोजनाएं कही जा सकती है। जैसे कंपनियों में जो ओरिएंटेशन ट्रेनिंग होती है, इंडक्शन ट्रेनिंग होती है, शुरुआती प्रशिक्षण का कार्यक्रम होता है, वो मानव संसाधन की परियोजना है। जो कैंपस रिक्रूटमेंट है, कैंपस में भर्ती की परियोजनाएं हैं, उन्हें भी हम मानव संसाधन परियोजनाएं कह सकते हैं। जो आईटी कंपनियों की परियोजनाएं होती हैं या किसी संगठन में आईटी सेक्शन की जो परियोजनाएं होती हैं उन्हें हम आईटी और प्रौद्योगिकी परियोजनाएं कह सकते हैं। इसी तरह से जो उद्योग में उत्पादन विभाग है उसकी परियोजनाएं भी हो सकती हैं, जिसमें किसी संभाग या पूरी कंपनी में मरम्मत, निवारक रखरखाव या कंपनी के प्रोडक्ट के लिए आईएसओ सर्टिफिकेशन प्राप्त करने जैसे काम प्रोडक्शन प्रोजेक्ट्स हो सकते हैं। कुछ परियोजनाएं रणनीतिक परियोजनाएं कहलाती हैं। जो उच्च स्तर का प्रबंधन है वो रणनीति के अनुसार शुरू करता है, जिसमें विलय या अधिग्रहण की परियोजनाएं हो सकती हैं, कोर बैंकिंग समाधान के कार्य हो सकते हैं। परियोजनाओं को
उनके संचालन में शामिल जोखिम के आधार पर भी वर्गीकृत किया जा सकता है। जो उच्च जोखिम वाली परियोजनाएं होती हैं उनमें काफ़ी खतरे शामिल होते हैं, जैसे परमाणु ऊर्जा जो परियोजनाएं हैं उनमें नाभिकीय रिएक्टर की संपूर्ण सुरक्षा और नाभिकीय कचरे का सही निस्तारण बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, अन्यथा वो बहुत बड़ा खतरा का भी कारण बन सकता है। इसी तरह से जल विद्युत परियोजनाओं का निर्माण कार्य भी मुश्किल परिस्थितियों में काफ़ी जोखिम वाली परियोजनाएं मानी जाती हैं। जो उपग्रह परियोजनाएं होती हैं उनमें भी सभी तरह के तकनीकी पहलुओं का योजनाबद्ध तरीके से संचालन करना परियोजना की सफलता के लिए महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि इन सभी परियोजनाओं में काफ़ी प्रकार के जोखिम होते हैं। अगर इन परियोजनाओं को ठीक से नहीं संभाला जाता तो इनके प्रभाव बहुत प्रतिकूल हो सकते हैं। इसीलिए उच्च जोखिम वाली परियोजनाओं में ऊंचे स्तर की एहतियात बरती जाती है, प्रिकॉशन मेजर अच्छे रखे जाते हैं, प्लानिंग स्टेज पे भी सभी तरह के प्लान ए के साथ साथ प्लान बी भी बनाए जाते हैं। वहीं जो कम जोखिम वाली सामान्य परियोजनाएं हैं इनमें ज़्यादा जोखिम नहीं होता और इनका सामान्य रूप से क्रियान्वयन किया जा सकता है। जो सामान्यतः सड़क पुल निर्माण है या कोई दूसरे कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ हैं उनमें जो जोखिम होते हैं उन्हें सामान्य तरीके से योजनाबद्ध तरीके से नियंत्रित रखा जा सकता है। शैक्षणिक संस्थानों में दायरे के आधार पे मेजर प्रोजेक्ट्स प्रमुख परियोजनाएं हो सकती हैं और माइनर प्रोजेक्ट लघु परियोजनाएं हो सकती हैं। जो मेजर प्रोजेक्ट्स होते हैं प्रमुख परियोजनाएं होती हैं उनमें कुछ अच्छी शोध और अनुसंधान की समय अवधि हो सकती है 3 से 5 वर्ष तक, और ये अगर सामाजिक विषयों के शोध परियोजनाएं हैं तो इनमें 3 लाख रुपए जितनी या इससे भी ज़्यादा राशि शामिल हो सकती है। वहीं विज्ञान और प्रौद्योगिकी के मेजर प्रोजेक्ट्स में 5 लाख से भी अधिक राशि का उपयोग हो सकता है। वहीं लघु परियोजनाएं हैं वो कम समय काल की हैं जिन्हें 1 वर्ष के भीतर ही पूरा किया जा सकता है और इनमें धनराशि की जो उपयोगिता है वो भी कम रखी जाती है। उम्मीद है इस ज्ञानवर्धक विषय परक वीडियो से सभी प्रकार की परियोजनाओं के वर्गीकरण आपको अच्छी तरह से समझ में आ गए होंगे। आप स्ट्रेटेजिक, ऑपरेशनल और कंप्लायंस प्रकृति के प्रोजेक्ट्स को जान गए हैं और एक महत्वपूर्ण कॉमर्शियल इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट और डेवलपमेंटल सोशल प्रोजेक्ट्स में क्या अंतर हैं उन्हें भी पहचाना है। हमारी इसी प्लेलिस्ट की दूसरी लर्निंग वीडियो भी इतनी ही परीक्षा उपयोगी साबित होंगी। अगर इन्हें आप अच्छा समझें तो अपने दोस्तों के साथ साझा करें और चैनल से इस विषय के नोट्स पाने के लिए मेंबरशिप ज्वाइन करें। आप अच्छा पढ़ें, तरक्की करें। हैव नाइस टाइम। थैंक यू वेरी मच।